हेलो बच्चों, तो अब आप देखेंगे सेट 1 जो चल रहा है 346 XS, इसका खंड ब। इस खंड ब में 6 क्वेश्चन आते हैं, सब एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है, अति लघु प्रश्न आते हैं, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इनको हल करेंगे हम। देखिए प्रश्न 2 का क्या है, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, तो द्वितीय फोकस क्या होता है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष, जैसे सबसे पहले आपको अवतल लेंस बनाना है। ये बच्चों अवतल लेंस बनाया आपने, ये अवतल लेंस हुआ। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। अवतल लेंस बनाया, इसका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब अवतल लेंस के द्वितीय फोकस को परिभाषित करना है। तो द्वितीय फोकस चाहे अवतल का हो चाहे उत्तल का हो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, समांतर करिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। देखिए अवतल लेंस क्या करता है, जब अपवर्तन करता है तो किरणें जो होती हैं, अवतल लेंस उन किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस की प्रॉपर्टी होती है किरणों को अपसारित करना। अपसारित मतलब फैला देना। तो जब इस पर प्रकाश किरणें आएंगी तो ये इनको क्या करेगा? फैला देगा ऐसे। अब ये फैलने के पश्चात इनको आप पीछे हटाएंगे, इसको पीछे हटाया हटाया हटाया, ये देखिए इसको पीछे हटाइए 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 हटाइए, ये एक बिंदु हुआ। हमें अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें इस बिंदु से आई हैं। ठीक है, अवतल ने क्या करा, इन किरणों को फैला दिया। अब इनको पीछे हटाना है। पीछे हटा के आपको एक ऐसा बिंदु मिलेगा, हमें यह प्रतीत होगा कि ये जो है इस बिंदु से आई है। इस बिंदु को जिससे आती हुई प्रतीत हो उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर ये उत्तल लेंस के लिए पूछता तो उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। क्योंकि उत्तल का मतलब होता है, उत्तल मतलब अभिसारी, अभिसारी मतलब जो किरणों को इकट्ठा कर दे। ठीक है, तो इसमें उत्तल लेंस में क्या होगा, समांतर आएंगी, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी। जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी वो उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस होगा। इसी प्रकार अगर अवतल लेंस है तो समांतर आएंगी और अवतल क्या करेगा, इन किरणों को फैला देगा। क्योंकि अवतल लेंस होता है अपसारी, फैलाने का गुण रखता है। तो समांतर आई, इसने फैला दिया। अब इनको आप पीछे हटाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये इस बिंदु से आई हैं। जिस बिंदु से आई हैं आती हुई प्रतीत हो उसे उस अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। परिभाषित आप कर देंगे इसको क्या, कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, लिख दोगे, वैसे चित्र पे ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु, औसत आयु को बच्चों टो से लिखते हैं। औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध लिखो। औसत आयु और अर्ध आयु में, तो बेटा ध्यान रखना है, औसत आयु जो होती है अर्ध आयु की 1.44 टाइम होती है। अर्थात औसत आयु अर्ध आयु से 1.44 गुना होती है। यह संबंध सूत्र है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों। औसत आयु जो होती है टो, वो बराबर होती है 1.44 इंटू टी हाफ, अर्धायु से 1.44 गुना। ठीक है, क्या लिखोगे, औसत आयु अर्ध आयु से 1.44 गुना होती है। ये औसत आयु और अर्धायु में संबंध सूत्र हो गया। ऐसा आप लिखाओगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। औसत आयु अर्धायु की 1.44 गुना होती है, अर्थात टो बराबर, औसत आयु को टो से लिखते हैं, टो बराबर अर्धायु को लिखते हैं टी लिख के और उसके बेस में हाफ लिख दो। औसत आयु अर्धायु के 1.44 गुनी होती है। अब देखिए बच्चों दूसरे का गे पार्ट है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। कार्यफलन, कार्यफलन को W से लिख दो या फाई से लिख दो। ठीक है, कुछ टीचर्स W से डिनोट करते हैं, कुछ फाई से, दोनों सही है, कैसे भी लिख सकते हो आप। कार्यफलन W क्या होता है, किसी भी धातु के पृष्ठ के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, कार्यफलन क्या है, धात्विक पृष्ठ के लिए, धात्विक
पृष्ठ के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है उस पृष्ठ का कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया बेटा। अब इसका सूत्र देखिए, इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू H इंटू न्यू नोट। यहां पर H बोला जाता है प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और बेटा न्यू नोट होता है यहां पर देहली आवर्ती। न्यू नोट क्या है? देहली आवर्ती। और या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू H, न्यू को खोल दो, न्यू बराबर होता है बेटा C अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। न्यू क्या है? आवर्ती का सूत्र होता है C अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो C अपॉन लैम्डा नोट, चूंकि न्यू नोट है तो C अपॉन लैम्डा नोट। और बेटा यूनिट होती है कार्यफलन की जूल। मैंने बताया W के रिप्लेस यहां पर आप फाई भी लिख सकते हैं। H यहां पर प्लांक नियतांक है और C है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा नोट कहलाती है देहली तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं और लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा, धातु के पृष्ठ के लिए प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, देखिए ये ध्यान देना है, न्यूनतम ऊर्जा जो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ करा सके। देखिए ये तीन ध्यान रखनी है आपको, देहली आवर्ती, फिर उसके बाद देहली तरंग दैर्ध्य, फिर उसके बाद कार्यफलन। इन तीनों में एक ही टारगेट है, क्या? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना। देहली आवर्ती, प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक हो, देहली आवर्ती कहलाती है। देहली तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य। अब देखो यहां पर लिख रहा है न्यूनतम और यहां पर अधिकतम, क्यों? क्योंकि आवर्ती तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है, न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा, अर्थात न्यू व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा। ये न्यूनतम है तो ये अधिकतम होगी। तो प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक हो, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसके बाद कार्यफलन, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। तो तीनों ही परिभाषाओं में क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए फोर्थ है आपका सॉल्यूशन इसका, वाटहीन धारा का क्या अर्थ है? तो रटने की जरूरत नहीं है, नाम ही इसकी परिभाषा को बता रहा है। वाटहीन, वाट माने शक्ति, हीन माने क्षय ना हो। वाट माने शक्ति, हीन माने क्षय ना हो, हीन क्षय ना हो, और धारा बह जाए। तो ऐसी धारा जिसके प्रवाहित होने पर शक्ति का क्षय ना हो, अर्थात शक्ति क्षय शून्य हो। अब ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन ये यहां पर एक वर्ड आता है औसत शक्ति क्षय। ठीक है, एवरेजन। यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित का होने पर, और परिपथ भी कैसा बच्चों? अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए अप्लाई होगी ये। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर औसत शक्ति क्षय शून्य हो तो ऐसी धारा वाटहीन धारा कहलाती है। अब ये कब संभव है? यदि किसी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर 90 डिग्री हो तो ऐसा संभव हो सकता है। देखिए कैसे, शक्ति क्षय जो होता है, औसत शक्ति क्षय P बार बराबर होता है बेटा VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, P बार बराबर VRMS IRMS कोस फाई, ये AC परिपथ की शक्ति का सूत्र है बेटा। प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति, AC की शक्ति P बार बराबर VRMS IRMS इंटू कोस फाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें VRMS कहलाता है
वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, IRMS कहलाता है धारा का वर्ग माध्य मूलमान, और कोस फाई होता है शक्ति गुणांक, कोस फाई शक्ति गुणांक। ठीक है, अब इसमें फाई क्या है, ये फाई है धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर, प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कोस फाई है। अब इसमें अगर हम कहें इफ, ध्यान दीजिए बेटा, यदि फाई का मान 90 डिग्री रखो जरा, है ना, फाई की जगह, तो पी बार बराबर हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू कोस 90। अब कोस 90 का मान क्या होता है बच्चों, 0, तो सारा ही 0 हो जाएगा, तो पी बार बराबर क्या आ गया, 0, अर्थात औसत शक्ति क्षय क्या आ गया, 0। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे आप, यहां से डिफाइन करेंगे, यदि किसी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच, देखो यदि किसी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर 90 डिग्री हो, तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर औसत शक्ति क्षय 0 होता है। ऐसी धारा वाटहीन धारा कहलाती है। ठीक है, फिर सुनिए ध्यान से, यदि किसी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर 90 डिग्री हो, तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर औसत शक्ति क्षय 0 होता है और उस परिपथ में बहने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाती है। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये चारों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अब इससे आगे के 2 क्वेश्चन और देखिए बेटा। अब देखिए बेटे आगे के 2 क्वेश्चन, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए 1 नंबर में। तो देखिए परिभाषित करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो उसका डायग्राम आता हो आप पर, अगर कोई रचना से संबंधित क्वेश्चन आया है लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम से बनाइए। 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब देने के लिए आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेशन स्वयं बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, तो ध्यान दीजिए बेटे, हमने बताया था कि विभव, मेरी यूट्यूब वीडियोज में भी पढ़ाया, प्रूफ करा रखा है मैंने, कि विभव प्रवणता बराबर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विभव प्रवणता बराबर होती है किसके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डिनोटेड बाई E, और इसका फॉर्मूला प्रूव कराया था हमने, E इक्वल टू माइनस के डेल V अपॉन डेल एक्स, इक्वल टू माइनस के डेल V अपॉन डेल एक्स, और यूनिट होगी V से वोल्ट, है ना, विभव की क्या होगी वोल्ट, अपॉन में डेल एक्स, इसकी यूनिट होगी मीटर, तो यूनिट क्या हो गई वोल्ट प्रति मीटर। अब डेफिनेशन बनाने के लिए जैसे 2 बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु लीजिए आप, ये प्लस क्यू आवेश है कोई, और ये A बिंदु, ये B बिंदु। ठीक है बच्चों, यहाँ पे विभव मान लो V1, यहाँ से V2, और यहाँ से Q से V1 जो A बिंदु है इसकी दूरी x1, और B बिंदु जो है इसकी दूरी x2। तो हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र में, ये प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है ये बोला जाएगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, ये 2 बिंदु A और B, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच किसके साथ, दूरी के साथ, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच दूरी के साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच दूरी के साथ विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। तो फॉर्मूले से ही याद हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच दूरी के साथ, अब दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, x1 से x2 हो गई, अर्थात परिवर्तन हुआ x2 माइनस x1 मतलब डेल x। तो वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच दूरी के साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है E बराबर माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, और यूनिट होती है वोल्ट प्रति मीटर। बताओ बच्चों समझ में आया क्या। अब ये माइनस में क्यों आया, माइनस बता रहा है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वोल्टेज का मान कम होता है। बच्चों जैसे वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा होगी और यहाँ पर जैसे दूरी बढ़ी x1 से x2 बिंदु पर, x2 दूरी पर पहुंचे हम, तो वोल्टेज घट गया। तो जब परिवर्तन देखेंगे तो V2 में से V1 घटाया, अर्थात कम में से ज्यादा घटाया, तो आंसर काय में आएगा, माइनस में। तो वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच दूरी के साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। मैं अपेक्षा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। आप इसकी डेफिनेशन सूत्र से बनाकर लिख लेंगे इसके नीचे। ठीक है बच्चों, अब देखिए चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले चल कुंडली धारा मापी क्या होती है, कुंडली चलो धारा को मापते हैं। चल कुंडली धारा मापी मतलब ऐसी
धारामापी जो चल के मतलब विक्षेपित होकर अपने मार्ग से घूमकर धारा का मापन करे उसे बोलते हैं चल कुंडली धारामापी, है ना। ऐसी धारामापी जो अपने स्थान से चलकर मतलब विक्षेपित होकर घूमकर धारा का मापन करे उसे चल कुंडली धारामापी कहते हैं। अब इसकी हमें धारा सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ करंट, धारा सुग्राहिता को परिभाषित करना है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला याद रखिए। सेंसिटिविटी ऑफ करंट बराबर होता है फाई अपॉन आई। SI बराबर क्या होता है, फाई अपॉन आई। सेंसिटिविटी ऑफ करंट SI बराबर फाई अपॉन आई। धारा सुग्राहिता को हम SI से लिखते हैं, S लिखो और बेस में I। धारा सुग्राहिता मतलब S लिख के बेस में I। सेंसिटिविटी ऑफ करंट, सेंसिटिविटी मतलब सुग्राहिता क्या, धारा की, तो बेस में I। SI बराबर होता है फाई अपॉन आई। ठीक है बेटे। अब डेफिनेशन कैसे बनाओगे, कुंडली में एकांक धारा के लिए होने वाला विक्षेप, विक्षेप मतलब जितना घुमाव हुआ, कुंडली में एकांक धारा के लिए होने वाला विक्षेप उसकी धारा सुग्राहिता कहलाता है। तो आपने देखा फॉर्मूले से डेफिनेशन बना रहे हैं हम, क्या, कुंडली में, चल कुंडली में एकांक धारा के लिए, चल कुंडली में एकांक धारा जो अपोन में आ रहा है उसको एक मान लो, अपोन में क्या आ रहा है, आई मतलब धारा, इसको क्या मान ले, एक। तो चल कुंडली में एकांक धारा के लिए आने वाला विक्षेप चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता कहलाता है। चल कुंडली में एकांक धारा के लिए होने वाला विक्षेप चल कुंडली की धारा सुग्राहिता कहलाता है। SI बराबर फाई अपॉन आई। तो डेफिनेशन हमने किससे बनाई, सूत्र से। अब देखिए इसको आगे भी प्रूव कर, इसका आगे भी फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभी, धारा सुग्राहिता का कुंडली में फेरों की संख्या से संबंध बताइए। तो उसके लिए क्या करना है, जो जब हम इससे धारा का मापन करते हैं, चूंकि धारा इससे आती है I बराबर C फाई अपॉन NAB, ये इसका फॉर्मूला है चल कुंडली धारामापी से धारा का मापन करने के लिए। C यहाँ पर जो निलंबन पत्ती होती है, जो इसमें यूज होती है निलंबन पत्ती, उसकी C मरोड़ दृढ़ता कहलाती है। फाई क्या है बच्चों, विक्षेप, N है कुंडली में फेरों की संख्या, A है कुंडली के तल का क्षेत्रफल और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको आप I को इसमें रखो, है ना, यहाँ पर रखो, तो धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला बन जाएगा SI बराबर फाई एज इट इज रहेगा और I का मान रख दो C फाई अपॉन NAB। आप देखेंगे बेटा फाई से फाई कैंसिल, ये ऊपर आ गया, तो धारा सुग्राहिता SI बराबर हो जाएगा NAB अपॉन C। ये इसकी धारा सुग्राहिता हो गई। SI बराबर NAB अपॉन C। N क्या है, फेरों की संख्या, A क्या है, कुंडली के तल का क्षेत्रफल और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और C क्या है, मरोड़ दृढ़ता। ठीक है, डेफिनेशन पूछी थी, डेफिनेशन आप इसी से बनाइएगा, क्या, चल कुंडली धारामापी में एकांक धारा के लिए उत्पन्न कोणीय विक्षेप उसकी धारा सुग्राहिता कहलाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया और ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो मैं अपेक्षा समझ करता हूं कि खंड ब के 6 क्वेश्चन एक नंबर के आपके अच्छे क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इस सेट का खंड से, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हम अगली वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।